नमस्कार बच्चों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, यह शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित क्लास है। इसमें हमने कुछ ऐसे चुनिंदा एमसीक्यूज लाए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और महिला पर्यवेक्षक की आने वाली जो डेट्स हैं उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देंगे। तो चलिए बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं आज के हमारे अगले अभ्यास प्रश्न को। पहला प्रश्न है, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। तो किस परीक्षण का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, बी मौखिक बुद्धि लब्धांक, सी सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक और डी है असमूह बुद्धि लब्धांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। यानी रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, जिसे आरपीएम के नाम से भी जानते हैं हम, आरपीएम के नाम से ये जाना जाता है, एक ऐसा परीक्षण है जिसमें सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक को चेक किया जाता है। और ये एक गैर मौखिक तरीके का परीक्षण होता है जो आमतौर पर सामान्य मानव बुद्धिमत्ता और अमूर्त तक को मापने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे द्रव बुद्धिमत्ता का गैर मौखिक अनुमान माना जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना क्या कहलाता है। ए, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। अगर कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना से संबंधित आपको उत्तर देना है। बी है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। सी, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणा को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्ण बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसमें सिद्धांत के अनुसार ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार ये कोहलबर्ग ने यह कहा है। ऑप्शन ए है यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सी है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास और डी है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास की अवस्था में होता है जब यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्ण बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। तो आपको बताना है 7 से 12 साल तक की जो उम्र होती है और उसमें जो विकास होता है उस अवस्था को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी पूर्व संक्रियात्मक और डी संवेदी पेशी अवस्था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 साल की उम्र में विकास की अवस्था को कहा जाएगा और इस अवस्था में बच्चे ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। मतलब ठोस चीज़ें पहचानने लगते हैं, जो मूर्त रूप में चीज़ें हैं उनको पहचान लगते हैं, उनके बारे में तार्किकता से सोचने लगते हैं, यानी उसके लिए तार्किक हो जाते हैं वो, और इस तरह की जो बुद्धि होती है उनमें विकसित होती है। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं और साथ ही इनको संरक्षित करने की अवधारणा को भी वो समझ सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। तो ये अवस्था होती है 7 से 12 साल की और इसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। ये कथन दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि आपको ऑप्शन दिया है ए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, बी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है,
सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। और डी, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका मतलब कोई भी दो शिक्षार्थी जो होते हैं अपनी योग्यता और रुचियों में एक जैसी प्रतिभा नहीं रख पाते हैं। मतलब अगर दो शिक्षार्थी हैं तो दोनों के रुचियां अलग होंगी, दोनों की योग्यताएं अलग होंगी, दोनों की प्रतिभा और क्षमता इत्यादि सब अलग होगा। इसका मतलब हर शिक्षार्थी की अपनी एक विशिष्टता होती है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है? आपको बताना है। ए, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। बी, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना, परिक्रमण, कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है। सी, सामाजिक समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयारी करने की योग्यता। और डी, सृजनात्मकता 200 से ऊपर बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो आपको बताना है सृजनात्मकता क्या होगी। इसका सही उत्तर आप देने का प्रयास करें। सृजनात्मकता होती है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, और उसे ही हम सृजनात्मकता बोलेंगे। इसलिए सही उत्तर इसमें जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार सी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, बी, नैदानिक मनोविज्ञान, सी, मानवतावादी मनोविज्ञान, डी, असामान्य मनोविज्ञान। इसमें बोला है मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है, तो वह हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी इसमें मानसिक प्रक्रम को चेक किया जाता है। मानसिक प्रक्रमों के अलावा यह मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में भी होता है। ये जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान की शाखा के रूप में है। इसमें ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, कोई धारणा और किसी प्रकार की जो समस्या होती है उसके समाधान करने की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक भी होते हैं जो इनका अध्ययन करते हैं, उन्हें संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी बोलते हैं, और कभी कभी उन्हें मस्तिष्क वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है तार्किक चिंतन, बी, व्यावसायिक रुचियां, सी, स्मृति, और डी, अनुभव से सीखना। आप खुद भी बीच बीच में उत्तर देने की कोशिश करें और कमेंट्स में आप उत्तर दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक रुचियां। व्यावसायिक रुचियां जो होती हैं वो बुद्धि का घटक नहीं है, बल्कि तार्किक चिंतन, स्मृति और अनुभव से सीखना, ये सारा बुद्धि के घटक में शामिल होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, बी, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सी, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, और डी, पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूह का उपयोग करना। तो इसमें आपको ये बताना है बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास इसमें इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के अंतर्गत काम करना जो होता है वो शिक्षक केंद्रित अभिगम होता है, और शिक्षक केंद्रित अधिगम के हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं बाल केंद्रित अधिगम की, और इसमें आएगा ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें साथ ही छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी दी जाती है कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पारस्परिक विचार विमर्श पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूह का उपयोग करके एक दूसरे को समझा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रिक्त के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो विद्वान का नाम आपको बताना है। ए है वुड्सवर्थ, बी, गैरेट, सी, हॉलैंड और डी, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुड्सवर्थ।
वुड्सवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। अब यहाँ आनुवंशिकता पूछा है, तो आनुवंशिकता को हेरिडिटी बोलते हैं। ये माता पिता से बच्चों को प्राप्त होने वाले लक्षण होते हैं, उनकी विशेषता होती है, जैसे कि उनकी आंखों का एक जैसा होना, रंग या बाल का या फिर शरीर की कोई जो बनावट होती है वो एक जैसी हो जाती है, वो आनुवंशिकता हो गई। इसके अतिरिक्त वातावरण का गुणनफल बोला है, तो वातावरण में यहाँ पे शामिल हो जाएगा आप बच्चों का परिवार के अलावा जो स्कूल होता है वह भी इसके वातावरण में शामिल होगा, और समुदाय, जिस समुदाय में रह रहे हैं, और इसके अलावा संस्कृति, जिस संस्कृति परिवेश में वो रह रहे हैं, ये सभी चीज़ इसमें शामिल होती हैं। तो अब यहाँ पर ये बोला है, थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि बालक का जो विकास होता है कि उनकी आनुवंशिकता मतलब शारीरिक बनावट इत्यादि प्लस उनका जो बाहरी वातावरण होता है, उन दोनों का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय के प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। तो एक सिचुएशन दी है, इसमें एक अध्यापिका है, उसने अपने छात्रों से उनके लिए अध्याय से प्रश्न बनाने और उनसे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा है। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? तो ऑप्शन इसमें दिया है, ए संवेदी मोटर अवस्था में, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला छात्र, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यदि कोई टीचर अपने छात्र को एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कह रहा है, तो एक छात्र जो संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वाले चरण से सबसे ज़्यादा अधिक लाभान्वित होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ये संज्ञानात्मक विकास की आखिरी अवस्था मानी जाती है। इसमें जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला है, तो ये संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क विकसित करते हैं, और यह अवस्था 11 साल की उम्र से शुरू होकर 15 साल की उम्र तक चलती है। तो इसे भी आप अलग से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। तो फिर से आपको यहाँ पर विद्वान का नाम देना है। ऑप्शन ए है पियाजे, बी चोम्स्की, सी है वाइगोत्स्की, और डी स्किनर। तो इसका सही उत्तर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा का आरंभ किया था वाइगोत्स्की ने, मतलब इन्होंने बताया था आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच के बारे में। और वाइगोत्स्की जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा इन्होंने भाषा के अधिग्रहण और विचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में इन्होंने चरण को खोजा था, और आंतरिक भाषण की अवधारणा इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? आपको ऑप्शन दिया है, ए पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत, और डी वैयक्तिक भिन्न का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का जो सिद्धांत होता है वो विकास का सही सिद्धांत नहीं है, बल्कि पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्न का सिद्धांत, ये सभी विकास का सही सिद्धांत माने जाते हैं। विकास का सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, तो विकास सिद्धांत उस समझ को कहते हैं जो इस बात की व्याख्या करते हैं कि समाज में वांछनीय परिवर्तन किस प्रकार से सबसे प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत, इसके अंतर्गत होता है विकास की प्रक्रिया में बच्चे पहले सामान्य प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और फिर धीरे धीरे विशिष्ट व्यवहारों का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये विकास का सही सिद्धांत के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? अब यहाँ पे बोला है वृद्धि और विकास का प्रथम चरण। ए है नैतिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास, और डी मानसिक विकास। उत्तर देने की आप कोशिश करते रहें बीच बीच में। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास ही वृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना जाता है, जो कि गर्भावस्था से शुरू होता है और जन्म तक चलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह रिक्त के सिद्धांत के कारण होता है। तो विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह कौन सा सिद्धांत है बताना है। ऑप्शन ए निरंतरता, बी एक समान पैटर्न, सी एकीकरण और डी वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक समान पैटर्न। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है और यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक गौण यौन विशेषता है जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है। ऑप्शन ए अंडाशय का विकास, बी रजोदर्शन, सी शरीर के बालों का बढ़ना और डी आवाज़ का गहरा होना। तो ये जितनी भी चीज़ इसमें बताई है ये महिलाओं में उनके यौवन के दौरान विकसित होती है, लेकिन यहाँ पे बोला है गौण यौन विशेषता, मतलब जो यौन लक्षण नहीं होते हैं वो आपको बताना है। इसमें यौवन के जो गौण यौन विशेषता होती है, इसमें यौवन के दौरान विकसित होने वाली कुछ अवस्थाएं होती है जो सीधे प्रजनन में शामिल नहीं होती है। तो जो प्रजनन में शामिल नहीं है उसे आप बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के बालों का बढ़ना। शरीर के बालों का बढ़ना एक गौण यौन विशेषता है जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें भी विकसित होती हैं, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें विकसित हो रही हैं वो प्रजनन की विशेषता दर्शाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन नहीं करता है। तो इसमें रिक्त स्थान है, संज्ञानात्मक विकास रिक्त का अध्ययन नहीं करता है। ऑप्शन ए है समस्या निवारण, बी स्मृति, सी भाषा और डी रिश्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिश्तों का। संज्ञानात्मक विकास रिश्तों का अध्ययन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त संज्ञानात्मक विकास समस्या निवारण का अध्ययन करता है, स्मृति का अध्ययन करता है और भाषा का भी अध्ययन करता है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन मनुष्य के सोचने, सीखने और याद रखने की प्रक्रियाओं और उनके विकास पर केंद्रित होता है, लेकिन यह व्यक्तित्व और स्वभाव जैसे मानवीय विकास के अन्य क्षेत्रों का अध्ययन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है। ऑप्शन ए अहमियत, बी मान्यता, सी सिद्धांत और डी संस्कृति। तो निश्चित तौर पर इसका सही उत्तर सिद्धांत ही होना चाहिए। सही उत्तर आप देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक उससे संबंधित सिद्धांत होता है और इस अधिगम यानी सीखने के मुख्य निर्धारक में कुछ प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कि ध्यान, स्मृति, तर्क, समस्या समाधान और पर्यावरण। ऐसे कारक इसमें शामिल किए जाते हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास से सीधे जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, GDD एक विकास संबंधी अक्षमता है जो देखने को मिलती है। ऑप्शन ए 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, बी 12 से 14 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में और डी 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष से छोटे बच्चों में GDD की जो विकास संबंधी अक्षमता है वो धारणा देखने मिलती है। अब यहाँ पे GDD को थोड़ा समझ लेते हैं। GDD का तात्पर्य यहाँ पर है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, यानी कि सभी पूरे विश्व में हम देखेंगे कि बच्चों में जिस तरह से विकास हो रहा है, अगर एक जैसा विकास नहीं हो रहा है और वैश्विक विकासात्मकता अगर अलग अलग है तो उसे GDD हम कहते हैं, यानी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले कहते हैं, यानी विकासात्मक विलंब भी इसको कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे को विकास के कई क्षेत्रों में देरी होती है, जैसे कि उनकी भाषा सीखना, उनमें मोटर कौशल विकास, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल विकास, इन सब में डिले हो जाता है दूसरे बच्चों की तुलना में। और ज़्यादातर ये जो GDD होता है अविकसित देशों में देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक 20 साल की लड़की की मानसिक आयु 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। आपको ऑप्शन दिए हैं ए 100, बी 125, सी 60 और डी 65। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी में आएगा 60, यानी एक 20 साल की लड़की जिसकी मानसिक उम्र 12 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 60 वर्ष। अब इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो होती है, उसकी जो मानसिक आयु होती है, उसकी मानसिक आयु में अगर मैं डिवाइड कर दूं उसकी वास्तविक आयु से और उसके साथ में गुणा कर दें 100 का, तो जो निकलेगा वो उसकी बुद्धि लब्धि निकलेगी। अगर इस फार्मूले को आप फॉलो करते हैं तो आपका उत्तर जो है वो 60 आ जाएगा। अगर किसी की भी बुद्धि लब्धि फाइंड आउट करना है, जैसे कोई 10 वर्ष का आयु का व्यक्ति है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो 10/10 गुणा 100 करेंगे तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी की भी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इस फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए है 7 से 11 वर्ष, बी 11 वर्ष एवं अधिक, सी 2 से 7 वर्ष और डी 0 से 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 2 से 7 वर्ष। जो पियाजे थे, जिनका पूरा नाम था जीन पियाजे, उनके अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण भी माना जाता है, वो 2 साल से 7 साल के बीच में होती है। इसमें बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचने लगते हैं, लेकिन इस अवस्था के दौरान एक चीज़ और देखी जाती है कि वो तार्किक रूप से नहीं सोच पाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है? ए प्रसव पूर्व मंदता, बी भ्रूण वापसी सिंड्रोम, सी भ्रूण मध्य सिंड्रोम और डी प्रसवकालीन मध्य सिंड्रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है भ्रूण मध्य सिंड्रोम। अगर गर्भावस्था के दौरान कोई माँ जो है वो ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रही है तो भ्रूण मध्य सिंड्रोम नामक जो समस्या है वो हो जाएगी। और इसमें जो शिशु होता है उसमें अल्कोहल स्पेक्ट्रम विकार, जिसे FASD के नाम से भी जाना जाता है, इसमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहार संबंधी विकार बच्चे में आने के चांसेस होते हैं और इसे ही भ्रूण मध्य सिंड्रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने को इच्छुक होते हैं? ऑप्शन ए है शैशव अवस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 3 से लेकर 4 साल के दौरान की उम्र होती है और इस उम्र से मित्र बनाने के प्रति अधिक इच्छुक हो जाते हैं बच्चे। वे नियमित रूप से अन्य बच्चों के साथ में गतिविधि करने लगते हैं, उनके साथ में खेलने लगते हैं और उनको इस दौरान ये भी पता चल जाता है कि उनका दोस्त कौन है। तो मित्र बनाने की इच्छुक अवस्था, इस अवस्था को हम बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां रिक्त में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए अवचेतन, बी चेतन, सी अर्धचेतन और डी परम चेतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अवचेतन। मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अवचेतन मन में पाई जाती हैं। अवचेतन यह मन का एक वह हिस्सा होता है जो जैविक प्रवृत्तियां, मानवीय प्रेरणाओं, विचारों, भावनाओं और यादों से बना होता है। तो अवचेतन अवस्था में क्या क्या आ रहा है वो आप ध्यान रखेंगे। इसमें जैविक प्रवृत्तियां आती हैं, मानवीय प्रेरणा आती हैं, विचार आते हैं, भावनाएं आते हैं, याद आती हैं, ये सब अवचेतन अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं। ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन, बी जेम्स कैटेल, सी अल्फ्रेड बिने और डी कार्ल पियर्सन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षणों के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 1904 में अपना पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। छात्र के उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए? ए दंड, बी कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाना, सी छात्रों के साथ वाद विवाद करना, डी आश्चर्यचकित कर देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छात्रों को उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को छात्र को कक्षा नियमों की याद दिलाना चाहिए और ऐसा करने से जो छात्र है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। साथ ही उससे गौर से सुनना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे समय समय पे अप्रिसिएट भी करना चाहिए
और उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो ऐसा करने से जो उद्दंड छात्र है उसके सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप होगा ए स्थिरीकरण, बी कामोत्तेजना, सी एलेक्ट्रा मनोग्रंथि और डी ओडिपथ ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिरीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिरीकरण। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप स्थिरीकरण होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैया अपना रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पक्षपात, बी नस्लवाद, सी दुश्मनी और डी कट्टरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पक्षपात। यदि किसी विशेष जाति के प्रति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैया अपनाया जा रहा है तो वो पक्षपात कहलाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है के रूप में माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आघात, बी दमन, सी अभिघात और डी फ्यूग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्यूग के रूप में उसे जाना जाता है। वह स्थिति जहाँ कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी पहचान को छोड़ देता है उसे फ्यूग बोलते हैं। और फ्यूग को हिंदी में हम बोलते हैं आत्मविस्मृति। ये भी याद रखें, आत्मविस्मृति। और इसे विस्मृति बोलते हैं, उसमें अपनी विस्मृति वो खो देता है और इसे ही विघटनकारी फ्यूग के रूप में जाना जाता है जिसमें उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता है? ए अनुज्ञात्मक पालन पोषण शैली, बी अनुबंध पालन पोषण शैली, सी अधिकारवादी पालन पोषण शैली और डी आक्रामक पालन पोषण शैली। तो इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकारवादी पालन पोषण शैली। इसमें बोला है कि ऐसी पालन पोषण शैली जिसमें अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता होती है, उत्साह भी ज़्यादा होता है और नियंत्रण भी ज़्यादा होता है, वो अधिकारवादी पालन पोषण शैली होती है। इसमें माता पिता बच्चों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनका समर्थन करते हैं और बच्चों के लिए कुछ सख्त सीमाएं भी निर्धारित कर देते हैं। वे नियमों की व्याख्या करके, चर्चा करके, तर्क करके बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास भी करते हैं और समय समय पे उनका उत्साहवर्धन भी लगातार करते रहते हैं। तो ऐसी शैली जो होती है वो अधिकारवादी पालन पोषण शैली कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें और महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन को और अच्छे से दें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी आपको लग रहा है वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।